अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉन लैंग्वेज। मेरा नाम है अन्ना मुस्तफ़ा और आज का एडिटोरियल है अलार्मिंग इंडिफरेंस। अलार्मिंग इंडिफरेंस में हम किस तरह इसको ब्रेक डाउन करेंगे। हम लिटरल मीनिंग्स को देखेंगे, इम्प्लिसिट मीनिंग्स को देखेंगे, ग्रामर का फोकस विद रिगार्ड टू द सीएसएस एंड फुल सेंटेंस सेंस, अदर देन दैट सम वाव इनसाइट्स एंड आउटरो। सो इसमें हम कुछ इंटरटेक्चुअलिटी देखेंगे। इंटरटेक्चुअलिटी में हमारे पास आ जाती है इंडो पैसिफिक रीजन में जो क्वाड है वो यूएस लीड कर रहा है और बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना लीड कर रहा है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसका फोकस देखेंगे। इंटरटेक्चुअलिटी बेसिकली क्या होती है कि एक टेक्स्ट में किसी और टेक्स्ट का रेफरेंस दिया जाए उसे इंटरटेक्चुअलिटी कहते हैं। वो हिस्ट्री बेस्ड रेफरेंस होता है जिससे हमारे टेक्स्ट की स्ट्रेंथ बनती है, यानी कि हिस्टोरिकल रेफरेंस आ जाता है। जैसे कि अगर हम लीडरशिप की बात करें तो हम लीडरशिप की एग्जांपल देनी शुरू करेंगे कायदे-ए-आज़म से। तो कायदे-ए-आज़म का रेफरेंस जो होगा वो हिस्टोरिकल एक रेफरेंस होगा और उसको हम बोलेंगे कि ये इंटरटेक्चुअलिटी है कि हमारे टेक्स्ट में एक और रेफरेंस ऐड हुआ है जो कि स्ट्रेंथ बिल्ड करता है हमारे टेक्स्ट की। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइटल दैट इज अलार्मिंग इंडिफरेंस। इंडिफरेंस दो लफ्जों से मिलकर बना है, इन एंड डिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लाइक कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अनइंपॉर्टेंट कोई चीज़ है। तो अगर हम इसके ही ब्रेकडाउन में देखें, डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क और इनडिफरेंस मतलब फ़र्क ना होना। अब राइटर ये कहना चाह रहा है कि ये जो फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, यानी कि टन 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 ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ये एडिटोरियल लिखा गया था जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है जो रिसेंटली 2025 में हुआ, अभी उसके सीज़ फायर से बिल्कुल एक दिन पहले। अब तो सीज़ फायर हो चुका है, तो ये वाला एडिटोरियल उससे पहले लिखा गया जिसमें हम ये देखेंगे कि यूएस के क्या ओपिनियंस थे, यूएस के व्यू पॉइंट्स क्या थे कि वो इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह लेते हैं। ओवरव्यू इसका यहाँ से स्टार्ट होता है कि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने कमेंट दिया कि पाकिस्तान इंडिया में जो वॉर हो रही है इट्स नन ऑफ द अमेरिकाज बिजनेस, इससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ यूएस। सो अदर देन दैट व्हाट्स हिडन बिहाइंड इट कि यूएस ग्लोबल पावर है, यूएस देखता है इंटरनेशनल अफेयर्स को, राइट। और दो कंट्रीज़ के दरमियान अगर कोई मसला चल रहा है तो वो भी बिटवीन द नेशंस है, वो भी एक इंटरनेशनल स्टेज पर एक कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन यूएस ने इसको ग्लोबल लेवल पर डील करना, ग्लोबल लेवल पर प्रायोरिटी देना बिल्कुल ही नहीं समझा, यानी कि यूएस ने इस मसले को कोई मसला ही नहीं समझा। जब इसने इस मसले को मसला नहीं समझा तो वो शो करवाना चाह रहा है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क ना पड़ना इज़ अ काइंड ऑफ इनडिफरेंस। यूएस हैज़ अ लैक ऑफ इंटरेस्ट रिगार्डिंग द इशू दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन इंडिया एंड द पाकिस्तान, और उस इनडिफरेंस की जो सिचुएशन है वो अलार्मिंग है। वाई? बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स, राइट। तो वो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और उन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो नतीजे निकलेंगे, उसका असर ग्लोबल लेवल पर जाएगा। और ग्लोबल लेवल कह रहा है, यूएस कह रहा है दैट इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, राइट। तो ये पूरा साइकिल है, इसी बात को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सो लेट्स बिगिन। US Vice President J.D. Vance comments that the possible war between Pakistan and India would be none of our business is an alarming indication of indifference the global superpower harbors toward this region. US का जो प्रेसिडेंट है जिसका नाम है J.D. Vance, वाइस प्रेसिडेंट, उसका कमेंट ये है कि जो पॉसिबल जंग हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। नन ऑफ आर बिजनेस इज इन इन्वर्टेड कॉमर्स, ये डायरेक्ट कोट किया गया है और राइटर ये कह रहा है कि ये जो सारी सिचुएशन है, दिस इसकी जगह अगर लिखें, दिस इज़ एन अलार्मिंग इंडिकेशन ऑफ द इंडिफरेंस। ये एक अलार्मिंग यानी कि बहुत ज़्यादा खतरे वाली घंटी बजाई है इस बात ने, ये इंडिकेट करी है कि इस बात से बहुत ज़्यादा हमें अलर्ट होना चाहिए। ये एक अलार्म है, हमें इसने होशियार कर दिया इस बात ने कि इनका जो इंडिफरेंस है, इनका जो रवैया है जो कि बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा एज अ सुपर ग्लोबल पावर, इट वेंट रॉन्ग, राइट। तो हार्बर्स का मतलब होता है लाइक मीन्स टू होल्ड और कीप अ थॉट, ऐसी सोच रखना किसी चीज़ के बारे में। और इसको हम यहाँ पर देखते हैं कमेंट्स में। हार्बर्स मीन्स टू होल्ड और कीप अ थॉट, फीलिंग और इंटेंशन ऑफन सीक्रेटली और डीपली, लाइक हार्बरिंग रिसेंटमेंट और होप। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि सुपर पावर ने एक सोच रखी है इंडिफरेंस की टुवर्ड्स दिस रीजन, इस रीजन के तरफ, और ये सारी सिचुएशन इज एन अलार्मिंग इंडिकेशन है, राइट। आगे बात होती है कि बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द कोल्ड हार्ड ट्रूथ दैट इन द वर्ल्ड रिवन बाय कॉन्फ्लिक्ट टेंशंस इन साउथ एशिया आर नॉट वेरी हाई ऑन द ग्लोबल प्रायोरिटी लिस्ट। ये सारी बात, ये चीज़ वाज़ा करती है, रिफ्लेक्ट करती है एक कोल्ड और हार्ड ट्रूथ को, मतलब एक ऐसा सच बताती है। वो सच क्या है कि जो भी टेंशंस हैं इन साउथ एशिया आर नॉट वेरी हाई ऑन द ग्लोबल प्रायोरिटी लिस्ट, कि साउथ एशिया यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की जो भी टेंशंस है वो ग्लोबल प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं की जाती। यानी कि अगर 10 मसले हैं ना, 1 2 3 4 5 और 10 मसले हैं, तो इस ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान इंडिया की जो जंग है वो कहीं पे भी नजर नहीं आती। वो 1 2 3 4 5 में तो बिल्कुल नहीं होगी, 9वें 10वें नंबर पर अगर हो तो होगी, राइट। बीच में उन्होंने लिखा हुआ है दैट इन अ वर्ल्ड रिवन बाय कॉन्फ्लिक्ट, कि ऐसी दुनिया जो कि टूट गई है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ये एक मेटाफर यूज उन्होंने किया, रिवन कहते हैं, लाइक रिवर वर्ड होता है ना, रिवर में पानी होता है, दिस इज लैंड एंड दिस इज लैंड, ठीक है, ये पानी है। तो रिवर ने लैंड को दो हिस्सों में अलग अलग कर दिया, उसी वर्ड से आप याद रखें, इट्स अ रिवन। रिवन मीन्स तोड़ देना, टॉर्न अपार्ट, टू डीपली डिवाइड समथिंग, राइट। हियर इज अ कमेंट, रिवन मीन्स डीपली डिवाइडेड और टॉर्न अपार्ट। तो दुनिया जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो चुकी है, किससे? बाय कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इसका है, इसमें हम देखेंगे ये सेंटेंस पहले तो स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये सेंटेंस शुरू हुआ है बट से, जो कि एक कोऑर्डिनेटेड वर्ड है जिसने कोऑर्डिनेट किया है पिछले सेंटेंस से, ठीक है। बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द कोल्ड हार्ड ट्रूथ। यहाँ पर कंट्रास्ट यूज़ हुआ है, उसके बाद ये मेटाफर यूज़ हुआ है, कंपेयर किया है, कि मेटाफर का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ तशबीह देना, ठीक है। तो उन्होंने तशबीह देकर बताया कि ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो दुनिया चली कॉन्फ्लिक्ट से रही है, वहाँ पर जो भी टेंशंस हैं साउथ एशिया की वो ग्लोबल प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। और दिस इज़ एन एजर्शन, एजर्शन मतलब कि कोई स्टेटमेंट बताई है, कोई स्टेटमेंट दे दी गई है, जैसे कि कोई हुक्म सुना दिया जाता है, राइट। हुक्म सुनाना क्या होता है कि पानी का ग्लास ला दो, ठीक है। एक होता है पानी दो, पानी ला दो,
पानी प्लीज़ पानी का ग्लास ला दो, या उर्दू में होता है, इंग्लिश में होता है कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इससे सॉफ्टर टोन अगर हम लें तो हम कहेंगे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और इससे भी ज़्यादा सॉफ्टर टोन अगर हम लें तो वो कहेंगे कि कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो दिस इज़ वर्जन्स ऑफ डिफरेंट टोन्स। तो हमने जब एक स्टेटमेंट एग्जर्ट करनी होती है, कोई हुक्म देना होता है ना, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम उसको पैसिवाइज भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैसिवाइज क्या यूज़ हुआ है कि टेंशन इन सऊदी अरब आर नॉट वेरी हाई ऑन द ग्लोबल लिस्ट, कि वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। लेकिन ये किसकी नज़र में हाई नहीं है? हम ये भी मतलब अगर इसको इस तरह लिखा जाता इन द विजन ऑफ यूएस, कि यूएस के विजन में, या फिर यूएस डजंट कीप दिस कॉन्फ्लिक्ट हायर इन द ग्लोबल प्रायोरिटी लिस्ट, राइट। तो वो एक एक्टिव स्टेटमेंट हो जानी थी और एक एजर्शन स्ट्रॉन्ग हो जानी थी। यहाँ पर एजर्शन तो है, लेकिन ये एक सॉफ्ट एजर्शन है, लाइक सॉफ्टर टोन है, जिसमें पैसिवाइज को यूज़ किया गया, और हमें ये सेंस मिल रही है कि ये जो मसला है ना, बस ये ग्लोबल प्रायोरिटी लिस्ट में हाई नहीं है। तो इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर कैसे किया है, राइटर ने कंट्रास्ट किया है। सबसे पहले कंट्रास्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाता है मेटाफर का यूज़ किया है, कि एक कंपैरिजन भी किया है, और उसके बाद सटल एजर्शन किया। सटल मीन बड़ी नाजुक सी एजर्शन किया। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया है, जो कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट करता है, पावरफुल स्टेटमेंट है ये, ठीक है। क्योंकि जो मेटाफर होता है ना, ये एक इमेजरी क्रिएट कर देता है कि राइटर क्या कहना चाह रहा है, और कंट्रास्ट जो होता है ये आपके सेंटेंस को लिंक करता है, और एजर्शन जो कि टोटली मैसेज कन्वे कर रहा है। तो किसी भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे में जिसमें आपने अपना आर्गुमेंट देना हो, सीएसएस में, या फिर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस का एग्जाम है, या फिर किसी और चीज़ में आपने अपना ओपिनियन देना हो, और एक चीज़ को आपने दूसरे के साथ कंपेयर करना हो, तो आप कंट्रास्ट से सेंटेंस स्टार्ट करें, और किसी चीज़ का रेफरेंस दें, मेटाफर यूज़ करें, उसको कंपेयर करें, एंड एट द एंड आप उसको बताएं कि व्हाट यू वांट टू से, और आपकी उस बात की फिर वर्ड्स मतलब कंसीडर की जाती है। सो इस सेंटेंस में बड़े स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स को भी यूज़ किया गया, कोल्ड, हार्ड, जो कि तंजियाँ हैं, लेकिन एट द एंड जो बात बताई गई है उसको जस्टिफाई करें कि वाकई ये एक ऐसा ही सच बयान किया है। इन द नेक्स्ट, दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट आर्स इज अ न्यूक्लियर नेबरहुड एंड द डेंजर ऑफ हॉस्टिलिटीज स्पाइरलिंग इनटू अ न्यूक्लियर एक्सचेंज इज वेरी रियल। इस लाइन में वो कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है वो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर नेबरहुड है हमारा, और हमारी जो दुश्मनी है ना वो बढ़ती जा रही हैं, और जो न्यूक्लियर एक्सचेंज होगा वो बहुत ज़्यादा रियल होगा, ठीक है। अब वर्ड लेवल पे अगर हम देखें, स्पाइरलिंग का मतलब होता है जैसे स्पाइरल है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस मैनर में किसी चीज़ का एक्सेलरेट हो जाना, भर जाना, एक मुसलसल तरीके से अगर कोई चीज़ आएगी तो वो मजीद खतरनाक हो जाएगी, खराब होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो डेंजर ऑफ हॉस्टिलिटीज स्पाइरलिंग, मतलब जो दुश्मनों का खतरा है वो स्पाइरल हो रहा है, यानी कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। किस चीज़ में इंक्रीज हो रहा है? इनटू द न्यूक्लियर एक्सचेंज, और वो इंक्रीज होकर क्या बनेगा? न्यूक्लियर एक्सचेंज बन जाएगा। दैट इज वेरी रियल, जो कि बहुत ज़्यादा रियल है, ठीक है। इसके साथ अगर फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे, वो कह रहे थे कि दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसकी जगह लिखा है दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद दैट द आर्स इज अ न्यूक्लियर नेबरहुड, कि हम लोग एक न्यूक्लियर नेबरहुड हैं, यानी कि एक न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, और एंड द डेंजर ऑफ हॉस्टिलिटीज स्पाइरलिंग इनटू न्यूक्लियर एक्सचेंज इज वेरी रियल, और वो बहुत ज़्यादा रियल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज़ किया है आर्स, आर्स का मतलब है हमारा, ठीक है, हमारा जो इर्द गिर्द नेबरहुड है। इस वर्ड को यूज़ करने के पीछे जो आइडियोलॉजी होती है ना, वो ये होती है कि हमने एक चीज़ इंक्लूसिव वे में बताई है। इंक्लूसिव वे में बताने का मतलब होता है कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम एक मसले को इस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ दैट, कि ये हमारा मसला है। ये नहीं कहना चाह रहे कि ये उनका मसला है, या पाकिस्तान और इंडिया का मसला है। राइटर ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान इंडिया मसला, उसने जब वर्ड यूज़ कर दिया ना आज, इसका मतलब है कि राइटर एज अ पाकिस्तानी, और अगर ये इंडियन भी होता तो एज एन इंडियन वो इसको आज लिख रहा है, यानी कि वो इंक्लूसिव वे में लिख रहा है, एक रीजनल आइडेंटिटी अपनी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक तरीका है उसका अपने आप को इंक्लूड करने का। सोशल आइडेंटिटी, सोशल रीजनल आइडेंटिटी की जो थ्योरी है उसमें एक कॉन्सेप्ट है अस वर्सेस देम, जो कि वैन डाइक एक लिंग्विस्ट है, उन्होंने भी ये एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया लैंग्वेज में, कि जब हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं अस वर्सेस देम की, उसमें हमें डिफरेंट आइडियोलॉजीज का पता चलता है। अगर कोई स्पीकर या फिर राइटर अस स्ट्रेटजीज को यूज़ करे, दैट मीन्स ही इज इन्वॉल्व इन इट, कि वो एक इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये नहीं कि वो किसी जॉब में इन्वॉल्व है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि वो उसका दर्द ले रहा है, उसको कंसीडर कर रहा है, उसको अपना समझ रहा है, ठीक है। अगर कोई औरत, अगर कोई गर्ल वुमेन राइट्स की स्पीच करती है और बार बार लिखती है कि दिस इज आर राइट, दिस इज आर राइट, इसका मतलब है वो इंक्लूड कर रही है, वो उसको समझ रही है। और अगर वो उसको कंपेयर कर रही है देयर राइट्स लाइक विद द राइट्स ऑफ मैन, तो वो अस वर्सेस देम की स्ट्रेटजी को यूज़ कर रही है। सो ये सारी बातें हमने कमेंट्स में लिखी हुई हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, मिस्टर वेंसे व्हाइल टॉकिंग टू फॉक्स न्यूज़ सेड दैट दो द यूएस वांटेड द पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ टू de-escalate, we cannot control these countries and that war between the two South Asian states was not America's business. मिस्टर वेंसे वाइल टॉकिंग टू फॉक्स न्यूज़, ये कोमे में है, ठीक है। इसका मतलब है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बगैर अगर हम देखें, मिस्टर वेंसे सेड दैट दो द यूएस वांटेड, यूएस क्या चाहता है, अगर जब वो चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया de-escalate कर दें, यानी कि इस चीज़ को कम कर दें, अपनी लड़ाई को कम कर दें। पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ मीन्स के दोनों ही खड़े हैं आमने सामने, कि वो कह रहा है मैं भी मुकाबला करूंगा, वो कह रहा है मैं भी मुकाबला करूंगा, तो इन दोनों में एक स्टैंड ऑफ हुआ है, दोनों खड़े आमने सामने, और ये चीज़ों को मजीद बिगाड़ सकते हैं। तो इन दोनों के स्टैंड ऑफ को de-escalate, एस्केलेट मतलब बढ़ाना, और de-escalate मतलब उसको, उसकी बढ़ती हुई सिचुएशन को कम करना, ये यूएस चाहता है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास है, वी कैन नॉट कंट्रोल दीज कंट्रीज, लेकिन वो उन्होंने ये भी कहा है कि वो इन कंट्रीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड दैट वॉर बिटवीन टू साउथ एशियन स्टेट्स, और फिर जो लड़ाई है इन दोनों स्टेट्स के दरमियान, साउथ एशियन की जो स्टेट्स हैं, वॉज नॉट अमेरिकाज बिजनेस, ये अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। Therefore, those expecting the US to jump in and douse the flames should realize that Washington is not overly concerned with trouble in the subcontinent. अब सारी बातें पीछे करके उन्होंने कहा therefore, यानी कि इसको एट द एंड यूज़ किया जाता है नतीजतन। therefore, अब कंक्लूसिवली क्या हमारे पास नतीजा क्या निकला है कि उन तमाम लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि अमेरिका इस मसले में कूद पड़ेगा, जंप इन करेगा और इस बढ़ती हुई आग को ख़त्म करेगा। डाउज द फ्लेम मीन्स टू स्टॉप द फ्लेम, टू पुट
पुट आउट समथिंग लाइक, तो इस आग को, इस कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप करेगा, टू स्टॉप दिस कॉन्फ्लिक्ट। जो ये समझते हैं कि अमेरिका कूद पड़ेगा और इस आग को खत्म करेगा, शुड रियलाइज, उन लोगों को ये एहसास करना चाहिए, ये अब रियलाइज हो जाना चाहिए कि वाशिंगटन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहा। ओवर का मतलब होता है बहुत ओवर हो रही है, बहुत ओवर हो जाना। तो ओवरली मीन्स यहाँ पर उन्होंने कहा नॉट ओवरली, मतलब टू मच, नॉट टू मच। सो अमेरिका इज़ नॉट टू मच कंसर्न विद दिस ट्रबल दैट इज हैपनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये पैगाम है जो ये सोच रहे हैं कि अब अमेरिका इनकी जंग रुकवा देगा, उनके लिए उनको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि वाशिंगटन जो है इस मसले में नहीं आना चाह रहा। इसी के साथ साथ मोर ओवर, अब इस चीज़ को उन्होंने मोर ओवर के साथ किया कि वाइल टॉकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन थर्सडे, प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए थर्सडे वाले दिन यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने क्या एम्फेसाइज किया, द नीड फॉर इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली टू हैव डायरेक्ट डायलॉग, इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली को जरूरत है कि वो डायरेक्ट डायलॉग करें टू डिफ्यूज द क्राइसिस, कि वो इस क्राइसिस को खत्म कर दे। अगेन पॉइंटिंग टू द फैक्ट दैट अमेरिका वाज अनलाइकली टू एंटर द फ्रे एंड सेव द डे। उनका इस बात के बोलने का मकसद सिर्फ ये है, इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अमेरिका से बिल्कुल भी उम्मीद ना रखे कि वो इस मसले में कूदेगा, एंटर होगा और वो सेव द डे, एक मेटाफोरिकल उन्होंने बताया कि वो दिनों को बचा सकेंगे, यानी कि किसी मसले जो कि मसला पेश आ रहा है उसका हल निकाल सकेगा अमेरिका। फ्रे कहते हैं किसी भी इंटेंस एक्टिविटी को, ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही हो, यानी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई कंपटीशन हो गया, तो एंटर द फ्रे मतलब किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हो एंड सेव द डे, और फिर बचा ले। तो फ्रे एंड डे, इनके लास्ट पे जो वर्ड्स हैं ये राइम हो रहे हैं, ऐसा राइम जो कि वाउल साउंड पे हो, वाउल मतलब AEIOU के साथ हो। अगर हम इसको देखें तो ये फ्रे एंड डे ये दोनों वाउल साउंड पे एंड करते हैं, तो इसको, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं एजोनेंस। एजोनेंस, ठीक है। तो एजोनेंस को इस्तेमाल करने का एक मकसद क्या होता है कि अपनी एक तो कंसीडरेशन लेकर आना कि जो लोग बोर हो रहे हैं, जो सुन नहीं रहे, चलो उनके लिए एक स्मूथ टोनिकल और म्यूजिकल इफेक्ट आ जाएगा, दैट अनलाइकली टू एंटर द फ्रे एंड सेव द डे। सेकंड है मेमोराइजेशन, मेमोराइज करने में आसानी होगी कि हमें इसी बहाने फ्रे का मतलब याद हो जाएगा कि फ्रे एंड डे के दोनों राइम हो रहे हैं और इस तरह मीनिंग को मेमोराइज करना आसान हो जाता है। तो फ्रे का मतलब होता है किसी इंटेंस सिचुएशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट में एंटर होना, ठीक है। तो आप भी अपनी राइटिंग को कोई अच्छा टोन देने के लिए, अच्छी वाइब देने के लिए इस तरह के कोई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं जिसमें कुछ राइम हो। Okay, the next is, it must also be remembered that in South Asia, the US has had a pronounced bias towards India. ये बहुत ज़रूरी है, मस्ट बहुत ज़रूरी है याद करना कि साउथ एशिया में जो US है वो एक बायस है, एक फेवरेबल पार्टी है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द इंडिया, कि उसका रुझान, उसकी फेवरेटिज्म किसके लिए है, इंडिया के लिए है। एज द लेटर इज पार्ट ऑफ US लेड क्वाड एंटी चाइना अलायंस, कि इंडिया जो है वो पार्ट है क्वाड का। क्वाड क्या है, जिसे ये इतना जो लंबा फ्रेज है इसका मतलब ये है कि लेटर मतलब इंडिया, जिसका जिक्र बाद में आता है वो लेटर होता है, तो बाद में इंडिया का जिक्र आया तो लेटर इंडिया जो है किसका पार्ट है, क्वाड का। क्वाड को US लीड कर रहा है और क्वाड एंटी चाइना अलायंस है, ठीक है। तो इंडिया उसका पार्ट है जिसकी वजह से US इंडिया के साथ है। क्वाड कहा जाता है फोर को, चार चीज़ों को, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसे हम, इसका नाम दिया गया है क्वाड, जो कि बेस करता है इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है। ये चार कोने, ये क्वाड बन गया। इसके दरमियान एक इंडियन ओशन का पोर्शन है और एक पैसिफिक ओशन का पोर्शन है। तो इंडो पैसिफिक ओशन को प्रोटेक्ट करना, उसकी जितनी डेवलपमेंट है उसको देखना, वहाँ पे किसका गुजर बसर हो रहा है उसको देखना, वहाँ से जितनी ज़्यादा जितनी भी स्ट्रेटजीज बनेंगी किसी भी चीज़ की, उसकी हिफाजत करना, हर चीज़ को कौन कंसीडर करेगा, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और जो ऊपर बात हुई है कि ये एंटी चाइना अलायंस है, इसका मतलब यह है कि एक कोई ना कोई चाइना का भी कोई स्ट्रेटजी या कोई प्लान होगा जिसके अगेंस्ट ये बना, तो वो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लिया, जो कि ये रेड लाइन से शो हो रहा है। इन तमाम ममालिक में चाइना के प्लान्स हैं, चाइना उनसे लिंक है, उसने एक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लिया हुआ है। और ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड जापान, इन सब का मिला के एक क्वाड है जो कि आपस में दोनों कंट्रास्टिंग है। अब इनका डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। क्वाड को लीड कर रहा है US और बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लीड कर रहा है बीजिंग, लाइक चाइना। और ये इंडो पैसिफिक से रिलेटेड है। इसका फोकस यह है कि सिक्योरिटी हो और डेमोक्रेसी, यानी कि वहाँ पर इनका हुक्म चलता हो, इनके मशवरे से सब चीज़ें तय होती हों, ओपननेस है। लेकिन चाइना का जो इनिशिएटिव है उसने ट्रेड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इकोनॉमिक रीच के लिए ये इनिशिएटिव लिया, ठीक है। इट इज़ मल्टीलेटरलिज्म, मतलब एक से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, चार के चार राजी होंगे तो कोई डिसीजन लिया जाएगा। बट दिस इज बायलेटरल, कि सिर्फ चाइना के साथ डील करना है, बेशक वो दूसरे एशियन कंट्रीज करें या अफ्रीका करे, यूरोप करे, तो वो दो मुल्कों में होगा, ठीक है। इसके की रीजन्स कौन से हैं, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, इसमें आ जाएगा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, इन सब के कुछ ममालिक इंक्लूड है। मेन कंसर्न क्या, मतलब मुकाबला किसके साथ है, कंसर्न क्या है कि चाइनाज मिलिट्री एंड नेवल एक्सपेंशन, यानी कि जो हर्डल है ना वो सिर्फ चाइना की मिलिट्री और नेवल एक्सपेंशन जो है वही हर्डल है, वही कंसर्न है। इसके अलावा जो रोड एंड बेल्ट है उसका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के साथ मतलब मुकाबला है। तो चाइना का मुकाबला वेस्ट के इन्फ्लुएंस के साथ है कि वेस्ट भी जैसे तरक्की कर रहा है, जिस तरह इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रही है, इस तरह चाइना भी चाह रहा है कि वो भी इकोनॉमिकली डेवलप कर जाए और डिफरेंट एरियाज में अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बना ले। उसके अलावा जो बेसिक एम है, टोन है, वो क्या है, दिस इज डिफेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक, ये डिफेंस करना चाह रहे हैं और स्ट्रेटेजी बनाई है इन्होंने इंडो पैसिफिक को सिक्योर करने की। लेकिन जो चाइना का बेसिक पर्पस है वो है इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, तो वो अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इन्हांस करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है। सो ये दोनों आपस में एक दूसरे के एंटी है, राइट। तो जो क्वाड है उसमें इंडिया इन्वॉल्व है क्वाड में, तो इसका मतलब है US इंडिया के का प्रो है, US इंडिया के साथ है, ये बात कही जाए या ना कही जाए। सो ओरिजिनली ये 2007 में स्टार्ट हुआ था ये सब चीज़ें, एंड नाउ इट इज़ कंटिन्यू। सो द नेक्स्ट थिंग इज पाकिस्तान US relations over the last many years, आखिरी कई सालों से, on the other hand have been lukewarm at best. lukewarm नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं नीम सिचुएशन को मतलब बताने के लिए, लाइक अगर हम कहें ना कि पानी ठंडा है, कोल्ड एंड हॉट, और अगर कहीं नॉर्मल है, नीम गर्म है या नॉर्मल है, तो हम कहते हैं कि lukewarm वाटर। तो इसी तरह US और पाकिस्तान का जो रिलेशन है ना वो lukewarm पे है एट बेस्ट,
यानी कि इट इज़ जस्ट स्लाइटली पॉजिटिव। इसका जो नीम वाला रुझान है ना वो एट बेस्ट यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ है, ठीक है। तो यूएस और पाकिस्तान का रिलेशन पॉजिटिव है बट इट्स ल्यूकवार्म, नॉट वेरी वेरी पॉजिटिव। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे भी स्टार्ट हो सकता था, ऑन द अदर हैंड, इसको स्टार्ट में ले आते हैं, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान यूएस रिलेशंस ओवर द लास्ट मैनी इयर्स हैव बीन ल्यूकवार्म एट द बेस्ट, बट ये राइटर का अपना स्टाइल है, उसने ऑन द अदर हैंड को स्टार्ट में लाना था, जिससे हमें पता चला कि पहले वाली स्टेटमेंट इंडिया यूएस पे है और नेक्स्ट स्टेटमेंट पाकिस्तान यूएस पे है, तो ये दोनों कंट्रास्टिव स्टेटमेंट है, इसलिए ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ इनका जिक्र किया गया है। तो ये भी पंचुएशन का एक तरीका है, और जब भी आप रेसी वगैरह करते हैं तो उसमें इन चीज़ों को ओमिट कर दिया जाता है, जैसे कि ऊपर भी 2 कॉमास में था जिसमें लिखा हुआ था वाइल टॉकिंग टू यूएस प्रेसिडेंट, सो ऐसी चीज़ों को ओमिट कर दिया जाता है। So, and considering Trump administration's isolationist proclivities, expecting American intervention in the subcontinent would be expecting too much। ओह बहुत मुश्किल है। अगर हम इसको इस तरह चेंज करें, proclivities का मतलब है टेंडेंसी, proclivity टेंडेंसी यानी कि कोशिश करना, ठीक है। आइसोलेशनिस्ट, आइसोलेट से हम वर्ड निकला है, आइसोलेट का मतलब होता है अकेला, अलोन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टेंडेंसी टू स्टे अलोन, राइट, टेंडेंसी टू स्टे अलोन। किसकी टेंडेंसी? ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन की टेंडेंसी कि वो अकेला रहे, ठीक है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर हम ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन देखें और उसकी टेंडेंसी ये है, उसकी कोशिश ये है कि वो अकेला रहे, आइसोलेट रहे, उसको अगर हम कंसीडर करें, यानी कि हमें पता चल गया कि ट्रम्प क्या चाह रहा है, और फिर भी एक्सपेक्ट करें कि अमेरिका इंटरवीन करेगा, मुदाखलत करेगा 2 मसलों में, सब कॉन्टिनेंट में, देन इट वुड बी द एक्सपेक्टिंग टू मच। तो ये हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें पता है, हमने इस बात को कंसीडर कर लिया कि वो अकेला रहना चाहता है, उसकी टेंडेंसी ये है टू स्टे आउट ऑफ दिस इशू, राइट, एंड देन एक्सपेक्टिंग दैट अमेरिकन इंटरवेंशन इन द सब कॉन्टिनेंट इट वुड बी एक्सपेक्टिंग टू मच। तो ये हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम दैट, हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। So, however, other states can play a more active role to promote a peaceful resolution to the current impasse. Impasse लास्ट एडिटोरियल में भी ये वर्ड आया था, और इस वर्ड को मुझे लगता है आपको रट लेना चाहिए कि impasse का मतलब होता है जैम पैक, डेडलॉक, एक सिचुएशन है, इधर भी मसला, इधर भी मसला, इधर भी, इधर भी, तो अब सबको समझ नहीं आ रही है करना क्या। तो दिस इज अ डेडलॉक सिचुएशन, कुछ कोई भी निकलने का रास्ता नहीं है, सो नॉट एबल टू पैस, नॉट एबल टू मूव, सो दिस इज इम्पैस। तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका की सिचुएशन बता दी, हावर, जबकि जो बाकी स्टेट्स हैं वो रोल प्ले कर सकते हैं एक्टिवली कि वो प्रमोट करें पीसफुल रेजोल्यूशन को, एक अमन पसंद मसले के हल को प्रमोट करें, बढ़ाएं, बताएं टू द करंट इम्पैस, जो कि मौजूदा हालत बनी हुई है, जो कि मौजूदा डेडलॉक सिचुएशन है उसमें, राइट। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये बताई हुई है अदर स्टेट, मतलब एक जनरल स्टेटमेंट बताइए। अब उसके बाद ही फॉरन नेक्स्ट जिक्र आ गया रशिया का, उसके बाद गल्फ स्टेट्स का, ईरान का, यानी कि ये स्टेटमेंट नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए एक टॉपिक स्टेटमेंट है कि हम बताना चाह रहे हैं अदर स्टेट्स के बारे में, और उसमें फर्स्टली हमने जिक्र किया वाइल रशिया हैज़ डीप टाइज टू इंडिया, रशिया का डीप टाई है इंडिया के साथ, गोइंग बैक टू सोवियत डेज में अगर जाएं, ठीक है। तो सोवियत डेज का क्या मतलब हिस्ट्री है उसको हम देखते हैं। मॉस्कोज रिलेशन विद इस्लामाबाद हैव स्टेडीली इंप्रूव्ड। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया, तो वो कहने हैं कि रशिया का जो रिलेशन इस्लामाबाद के साथ है वो भी कुछ हद तक इंप्रूव हो चुका है। अब यहाँ पर आपने पहले भी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा कि पहले इंडिया और यूएस की बात आई, फिर पाकिस्तान और यूएस, और फिर अब रशिया के साथ भी पहले रशिया और इंडिया की बात आ रही है, और फिर पाकिस्तान और रशिया और पाकिस्तान की बात आ रही है, ठीक है। तो वो पेयर में बात करें, कंट्रास्टिव बात करें कि इंडिया के साथ डीप टाइज से और इस्लामाबाद के साथ भी वो इंप्रूव करें। अब बार बार रशिया का जिक्र इसलिए नहीं किया कि रिडंडेंसी आ जाती है, यानी कि रेपिटेशन आ जाती है। तो मॉस्को जब कैपिटल एक कंट्री का कैपिटल लिखा है तो दूसरे कंट्री का भी कैपिटल लिखा है, यानी कि इस्लामाबाद लिख दिया, राइट। तो सोवियत डेज से क्या मुराद है? सोवियत डेज होते हैं जब रशिया डिवाइड नहीं हुआ था, 1922 से लेकर 1991 तक रशिया किस स्टेट का हिस्सा था? यूएसएसआर का, ठीक है। जब 1991 में यूएसएसआर डिवाइड हुई तो वो किन चीज़ों में डिवाइड हो गई? वो रशिया एंड 14 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। 14 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में कौन सी आ जाती है? अजरबैजान, यूक्रेन, इसी मतलब काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। ये सारे कमेंट्स में साइड पे मेंशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो सोवियत डेज थे, यानी कि यूएसएसआर के दिन थे 1922 से लेकर 1991 तक, इसके दरमियान जब वॉर हुई पाकिस्तान इंडिया की 1971 में, तब रशिया ने यानी कि यूएसएसआर ने किसका साथ दिया था? इंडिया का, राइट, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द रिटन पैटर्न्स। तो उस चीज़ से वाज़ह हुआ कि रशिया के डीप टाइज हैं इंडिया के साथ, और इस्लामाबाद के साथ भी कुछ हद तक इंप्रूव हो चुके हैं। रशिया हैज़ ऑल्सो ऑफर्ड इट्स गुड ऑफिसेज। इट्स गुड ऑफिसेज एक टर्म यूज़ की गई है, जस्ट मेटाफर टर्म के, उसने अपने गुड टाइज को ऑफर भी किया है। शुड बोथ स्टेट्स बी इंटरेस्टेड, अगर दोनों ही स्टेट्स इंटरेस्टेड हों तो वो उसको अवेल कर सकती हैं इस अपॉर्चुनिटी को। उसके बाद बात आ जाती है द गल्फ स्टेट्स एंड द ईरान। गल्फ स्टेट्स मतलब ये यूएई स्टेट्स और ईरान, बोथ ऑफ विच मेंटेन कॉर्डियल टाइज, कॉर्डियल मीन्स फ्रेंडली एंड वेरी रिस्पेक्टफुल टाइज विद पाकिस्तान एंड इंडिया। इन दोनों के ही इनके साथ अच्छे टाइज हैं। ऑल्सो हैव अ पोटेंशियल टू एक्ट एज ऑनेस्ट इंटरलोक्यूटर्स, और इन दोनों में ही पोटेंशियल है कि वो ऑनेस्टली इस मसले को हल करा सके इन दोनों के दरमियान, ठीक है। और अगर वर्ड बाय वर्ड देखें तो इंटरलोक्यूटर्स, लोक्यूटर्स कहते हैं, लोक्यूटर्स स्पीकर्स को, ठीक है, और बिटवीन स्पीकर्स एक लोक्यूटर है, दूसरा लोक्यूटर है, इंटरलोक्यूटर। तो इन स्पीकर्स के दरमियान जो पड़ेगा, मतलब इनकी बहस के दरमियान जो पड़ेगा, और वो ऑनेस्टली उसमें अच्छे तरीके से उस मसले को हल करना चाहे, जिसे हम कहते हैं कि पंचायत लगी है और मसला हल होने लगा है, तो वो ऑनेस्टली उस मसले में बड़े अच्छे तरीके से कोई रिजल्ट्स वार्म और पोलाइट और रिस्पेक्टफुल वे में, मैनरेबल वे में बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकता है। कौन? गल्फ स्टेट्स एंड ईरान। तो गल्फ स्टेट्स एंड ईरान किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं? एज एन इंटरलोक्यूटर। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट वाइल फॉरेन पावर्स कैन प्ले फाइटिंग रोल टू डाउज द फ्लेम्स, दोबारा ये वर्ड आ गया, आई वॉन्ट यू टू फिगर इट आउट, डाउज द फ्लेम। वो कह रहे हैं कि जो फैक्ट है वो वही है कि फॉरेन पावर्स जो हैं वो अपना किरदार अदा कर सकती हैं इस आग को ख़त्म करने में, ठंडा करने में।
जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फॉर अ लॉन्ग टर्म पीस इट इज़ पाकिस्तान एंड इंडिया दैट विल हैव टू इंगेज ईच अदर। लेकिन लॉन्ग टर्म सुकून के लिए, लंबे अरसे के सुकून के लिए ये पाकिस्तान और इंडिया ही है जो आपस में खुद ही सॉल्व करेगा अपने मसले, एक दूसरे के साथ इंगेज होकर, मसरूफ होकर। पाकिस्तान स्टैंड्स रेडी टू टॉक, पाकिस्तान इज रेडी टू टॉक, बट अपेरेंटली नो वन इन इंडिया इज इंटरेस्टेड इन नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मीन्स बातचीत करना, टॉक शो। तो पाकिस्तान तो रेडी है लेकिन इंडिया से कोई भी तैयार नहीं है। न्यू दिल्ली स्टांस मस्ट चेंज फॉर पीस टू प्रिवेल। प्रिवेल कहते हैं सक्सीड। पीस टू प्रिवेल मीन्स पीस को जिताने के लिए, सुकून को जिताने के लिए दिल्ली को चाहिए कि वो अपना स्टैंस, अपना नज़रिया चेंज कर ले अगर वो सुकून चाहता है। अगर अमन की जीत चाहते हैं तो न्यू दिल्ली का ओपिनियन चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताया कि यूएस इंडिया का रिलेशन क्या है, यूएस पाकिस्तान का रिलेशन क्या है, रशिया इंडिया का रिलेशन क्या है, रशिया पाकिस्तान का रिलेशन क्या है, देन द गल्फ स्टेट्स एंड ईरान, इनका रिलेशन बताया। और द वेरी लास्ट देयर इज अ रियल एडिटोरियल और ओपिनियन बेस्ड स्टेटमेंट जिसमें ये बताया गया है कि लॉन्ग टर्म वे में इंडिया पाकिस्तान का मसला कैसे हल हो सकता है। सो दिस इज व्हाट एडिटोरियल कॉल्ड। एडिटोरियल कैसा होना चाहिए जिसमें राइटर अपनी ओपिनियन दे और एक लाइक इट मस्ट बी वेरी फ्रूटफुल कि हमें छोटे से एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा डिटेल पता चले। तो हमें नाउ देयर इज अ सीज फायर, अभी तो सीज फायर है, बट बिफोर दिस अभी तो अमेरिका इंटरवीन हो गया, अमेरिकन इंटरवेंशन के साथ ये मसला रुक गया है, लेकिन उससे पहले अमेरिका की क्या स्टेटमेंट थी और क्यों थी वो सामने है। इट सीम्स के अमेरिका को लग रहा था कि अभी भी ना रोका, हुन भी ना रोका, ते बस फिर गए। सो व्हाट इज द वाओ इनसाइट हियर दैट यूएस वांट्स टू पुल बैक एंड अदर स्टेट्स लाइक रशिया, ईरान, गल्फ स्टेट्स, चाइना का जिक्र तो नहीं है लेकिन चाइना को भी अगर हम लेंगे क्योंकि वो यूएस का लाया तो एंटी है, ये एज एन मीडिएटर और इंटरलोक्यूटर एक्ट कर सकते हैं। सो फॉर पाकिस्तान इट इज़ अ वेरी टेक्निकल और क्रिटिकल शिफ्ट कि ग्लोबल पावर जो है वो शिफ्ट होना चाह रही है, या तो खामोश रहना चाह रही है या वो इंडिया के साथ आए है। एंड वी पाकिस्तान नीड टू जस्ट स्ट्रॉन्ग इट्स टाइज विद अदर कंट्रीज, अदर रीजनल कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज दैट इंक्लूड्स ईरान, गल्फ स्टेट्स और रशिया, चाइना। तो जब ग्लोबल पावर ही अपने आप को शिफ्ट करना चाह रही है तो हमें एज अ नेशनल स्टेट हमें ये चाहिए कि हमारे साथ कोई ऐसी पावर ज़रूर खड़ी हो जो हमें सपोर्ट करे, जो हमारे टाइज को स्ट्रॉन्ग बना सके, क्योंकि ग्लोबल पावर इज़ नो मोर इंटरेस्टेड। दिस हाई लेवल कॉन्फ्लिक्ट इन द साइड ऑफ देयर इज़ नन ऑफ देयर बिजनेस। सो वी नीड टू जस्ट स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन आवर टाइज विद अदर रीजनल कंट्रीज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अमेरिकन स्टेटमेंट से हमें यही पता चलता है कि हम अकेले हैं, और अगर ये मसला बहुत बड़े लेवल पर जाता है तो हमें रीजनल कंट्रीज़ की ज़रूरत होगी। ये इस एडिटोरियल को लिखने के वक्त तक ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती थी, बट द रियलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट। एक है सेंटेंस लेवल का मीनिंग, एक है एक्सप्लिसिट मीनिंग, बट देयर इज़ अ रियल मीनिंग दैट इज़ पाकिस्तान जब कुछ करता है तो दुनिया देखती है। सो पाकिस्तान ऑल अलोन इज़ इनफ फॉर एवरीवन, राइट। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफ़ी है। Thank you so much, Jazakallah. This is all about this editorial. I hope it will prove fruitful for you as well. Please do give me suggestions if I need to improve at some points. Thank you so much, Jazakallah.